तो बात ये है, इंसान को समझ में भी आ रहा है कि शनि महाराज मेरे खराब हैं, शनि से प्रॉब्लम है, उसके बाद भी यहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह अपने मन की गवर्नमेंट नहीं होती, अपने मन की पार्टी नहीं होती, लेकिन वोट देना पड़ता है। नहीं दिया तो भी गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है, अपने मन का काम नहीं करते जब भी। तो मुझे नहीं लगता कि शनि महाराज इतने बुरे होंगे जितनी की गवर्नमेंट होती है हमारे लिए। सही कहना है ना? अच्छा, इसी तरह की सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ये बताना चलो कमेंट करके। और भारत में डर सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों को लगता है। खुद का नाम तो क्या, लोग कंपनी का नाम बदल देते हैं, है ना? भले ही वो ज्योतिषी के पास नहीं जाता हो, प्लेनेट को नहीं मानता हो, जन्म कुंडली को नहीं मानता हो, कुछ भी नहीं मानता हो, लेकिन पैसे वाले लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं यहाँ पे। पहले वो अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ड्रीम्स अनलिमिटेड, फिर बाद में हो जाता है उनका नाम रेड चिली एंटरटेनमेंट। हो सकता है उसकी वो ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम जो कंपनी थी उसको नज़र लग गई। अब पता नहीं वो ग्रह की लगी, गवर्नमेंट की लगी है, किसकी लगी, उसको नज़र लग गई तो उसने डर के मारे नाम बदल के रेड चिली कर लिया। लोग जैसे अपनी गाड़ी पे, अपनी दुकान पे नींबू मिर्ची टांग देते ना, उसने सोचा भाई नींबू मिर्ची तो वो सड़के फेंकना पड़ जाता, उसने नाम ही बदल दिया, नाम ही रख दिया कंपनी का रेड चिली। तो मतलब नाम ऐसा रहेगा तो उसको कभी किसी की नज़र नहीं लगी, है ना? कितना बढ़िया नुस्खा है। आप लोगों में से इतनी लंबी लंबी लाइन आज से पहले कब देखी थी? ज़रूर आपको कुछ याद आ रहा होगा। मुझे याद आता है वो सन 2020 की, शायद मई का महीना था, मई में सरकार ने सबसे पहले कौन सी चीज़ खोली? दारू के ठेके, है ना? अच्छा, लेकिन उसमें लाइन बढ़ने की एक दूसरी वजह भी थी। जो नारा दिया गया था ना, कितनी दूरी रखनी है आपको, जब आपको पब्लिक प्लेस पे जाने की परमिशन दी सरकार ने तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आपको कितना, मैं तो भूल गया भाई, 1 मीटर की 1.5 मीटर, हाँ, कि 2 गज दूरी रखना है ज़रूरी। तो भाई गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी अपनी तिजोरी की सेहत का हिसाब किताब देखा तो सबसे पहले ठेके खोले। मेडिकल तो ओपन थे ही, लेकिन जब पब्लिक के लिए परमिशन नहीं है रोड पे आना जाना इतना, तो मेडिकल में इतनी कमाई नहीं थी। गवर्नमेंट को सबसे पहले याद आता, हाँ, सबसे ज़्यादा कमाई ठेके पे होती, सबसे पहले वही खोली। अच्छा, अब देखो भारत में कितना बड़ा वो है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए आप, जब लॉकडाउन लगा गया है, लॉकडाउन लगा हुआ है और रोज़गार है नहीं, कमाई है नहीं, तो आदमी कहाँ से पिएगा भाई? लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस आप देखो, हम सबसे पहले ठेका खोलेंगे, जम के कमाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है आदमी जब काम पे लगा हुआ है तब उसको पीने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब उसको पौवे की या हाफ की बोतल की याद नहीं आएगी, तब वो अपने काम में बिजी है। लेकिन जब वो बैठा हुआ है फालतू, तब उसको ज़रूर चाहिए पीने को। ये गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले क्या खोला? ठेका। अब चलो लाइन लग गई। अब लाइन इसलिए भी लंबी हो गई कि आदमी को 2 गज का फासला, 2 गज की दूरी रखनी ही रखनी है। उसके बाद पुलिस को लगा दिया गया डंडे लेकर के कि जो फासला नहीं रखता है उसके लिए फासला हम बना देंगे।
ठीक है ना। तो इसलिए भले ठेका कितनी दूर था, लेकिन कोई भी निकल गया तो उसे पता चल गया उस लाइन से कि हाँ ठेका उधर भी है। जिसको नहीं भी पता था ना कि हाँ उधर ठेका होता है, तो लाइन इतनी लंबी पहुंच रही थी ना, वहाँ से रोड से लेकर घुमा घुमा के गली तक, तो लोगों को पता चल गया कि हाँ वहाँ ठेका होता है। तो इस बार वैसी कंडीशन तो है नहीं कि आपको 2 गज की दूरी रखनी जरूरी है। इस बार आपने अगर 2 गज की दूरी बना ली तो कोई बीच में आकर के, या 2 गज की दूरी में 8 लोग और घुस गए सिलेंडर लेकर के, तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए इस बार दूरी नहीं बना सकते। लाइन छोटी है, लेकिन इस लाइन एलपीजी सिलेंडर की लाइन ने वो लाइन सबको याद दिलाती। अच्छा, उससे भी पहले इसी मोदी सरकार के अगर पिछले और उससे भी पिछले इतिहास में जाएंगे तो लोगों को नोटबंदी वाली लाइन भी याद आ जाएगी, है ना। पक्का याद आ गई भाई, जिसको ठेके से मतलब नहीं, जिसको सिलेंडर से मतलब नहीं, लेकिन वो जो लाइन लगी थी बैंक के बाहर, उससे तो हर किसी को मतलब था। जो बच्चा नहीं भी कमाता या जिसको नोट गिनने भी नहीं आते, वो सब भी जाके लाइन में लग गए थे, है ना। जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, वो भी आधार लेकर के लाइन में लगा हुआ था। अब वो किसका नोट एक्सचेंज करा रहा था, खुद का कि अपने घर में किसका, लेकिन लगा वो भी था। तो एक ही सरकार का तीसरा कार्यकाल और 3 तरह की लाइन, जब तक बीजेपी सरकार है इंसान भूल नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार ने जबरदस्ती लगवा दी है लाइन। इस बार की लाइन मजबूरी की है, कोरोना के टाइम वाली लाइन मजबूरी की है, नोटबंदी का हमें नहीं पता भाई, लेकिन ये इतिहास लिखा जाएगा तो ये यादगार चीज़ें रहेंगी। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कभी पीएम इंदिरा गांधी के टाइम में भी लाइनें लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस किस चीज़ की लाइन लगी थी, वो मुझे पता ही नहीं, मैं था ही नहीं। हाँ, हमारे पिताश्री ने बताया था कि जब इमरजेंसी लगी थी तब जेल के बाहर भी जरूर लाइन लगी थी, क्योंकि इतने लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाला गया था ना, भर भर के गाड़ी लेके गए थे। हाँ, तब भी उन्होंने लाइन लगवाई थी। तो जेल में एंट्री होने से पहले कागजी खाना पूर्ति होती है ना, तो इसलिए जो गाड़ियाँ भर भर के लेके गए थे, गाड़ियों की भी लाइन लग गई थी। गाड़ियों से उतारे गए बंदे, जो फलानी यूनियन के, ढिकानी यूनियन के, या सरकार के मुर्दाबाद और कौन कौन से बाद वाले नारे लगाने वाले, या वर्कर लोग, जैसे भी जिसको भी उठा उठा के अंदर डालना था, उनकी भी लाइन रोड के, जेल के गेट के बाहर लगी थी। जेल हमारे पिताश्री ने बताया था। और इमरजेंसी में राशन की दुकान के बाहर लाइन नहीं लगी, बस अड्डे पे लाइन नहीं लगी, रेलवे स्टेशन पे लाइन नहीं लगी। इमरजेंसी का खौफ ऐसा था, उस डर के मारे ट्रेन अपने आप राइट टाइम दौड़ रही थी, बस राइट टाइम दौड़ रही थी, जबकि उस टाइम में रेलवे ट्रैक और रोड आज की जैसी एडवांस नहीं थी, इतनी मॉडर्न रोड नहीं थी। उस टाइम चलते थे स्टीम इंजन, डीजल इंजन। लेकिन उस टाइम की जो पीएम थी, उनका खौफ ऐसा था, सच्ची राइट टाइम थी। राशन की दुकान जो है, राशन वाले का काउंटर होता था, वहाँ बोर्ड पर ये चीज़ें मुझे मेरे तशरी ने बताई, बोर्ड पर हर चीज़ के भाव होते थे, डेली के भाव होते थे, और सबको राशन हिसाब से मिलता था और टाइम से मिलता था, कोई लाइन नहीं लगती थी। वैसे एलपीजी की शॉर्टेज ने
फिर से दुनिया को पीछे धकेल दिया। इसलिए कि जितने लोग जो चिल्लाने वाले हैं, पॉलिटिक्स वाले और एनवायरनमेंट के ऊपर जितने भी थिंकर हैं और जितने भी हल्ला मचाने वाले लोग हैं, तो भाई एलपीजी की शॉर्टेज ने फिर उनको लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया जंगल की तरफ, है ना। हो सकता है एलपीजी की वजह से कबाड़ियों के भी भाव बढ़ जाएं, तो कबाड़े में जो चीज़ें मिल जाती हैं वो सस्ते में दे देते हैं, तो उसमें 2-4 रुपये ऊपर बढ़ा करके कबाड़ी ऊपर वाले कबाड़ी को बेच देता है, और ऐसे करते करते जहाँ भी जा करके वो उसका रिसाइकल होता है, जो कुछ भी बनता है। तो कबाड़े में मिलने वाली कई सारी चीज़ें, हो सकता है ये लोग सोचें कि उसको ईंधन के रूप में काम लें, तो ये कबाड़ियों के भी भाव बढ़ा देंगे। लोग कहेंगे कि तुम्हारे भाई ये लकड़ी है, ये कागज़ है, गत्ता है, या जो भी चीज़ उनके लिए फ्यूल ईंधन के रूप में काम आ सकती है, तो कबाड़ी से खरीदेंगे। कबाड़ी भी दाम बढ़ा के बेचेंगे। वो कबाड़ी को पता है कि भाई सिलेंडर मिल नहीं रहा सस्ता, ब्लैक में मिल रहा है ना। तो वो भी जो अखबार की रद्दी या गत्ते का आइटम या जो भी है, लोग समझ रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है, गांव वाले, जंगल के आसपास रहने वाले लोग, वो उधर भाग रहे हैं लकड़ी काटने, कि भाई आज लकड़ी काटूंगा तो ये सूख करके, लकड़ी सूखने के बाद सूख करके ये हो सकता है 8 दिन में तैयार होगी, 10 दिन में तैयार होगी सूखने के लिए, तब उसको भट्टी में जलाएंगे, हम चूल्हे में लगाएंगे। तो आदमी के साथ साथ उन जंगलों की भी शामत आ गई, है कि नहीं। अब बेचारे वो क्या करें, जो पर्यावरणविद कहलाते हैं, वन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में चिंता करने वाले लोग, क्या बोले। अच्छा, इस तरह के संकट के बारे में चाइना की फ़िलॉसफ़ी है, वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके पास इतनी बड़ी सारी ज़मीन है, लेकिन इतनी बड़ी सारी ज़मीन के ऊपर जंगल नहीं है इतने, तो उसने अपने जो एनर्जी की और पावर की जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पहले से ही काफ़ी कुछ सोच रखा है। क्योंकि चाइना के दिन तो ऐसे आ गए थे कि बोतल में भर के ऑक्सीजन बिकनी शुरू हो गई थी वहाँ। तो उसके पास भविष्य में जितने खतरे आने थे उनके लिए सोचने पर वो काफ़ी पहले मजबूर हो गया। उसने स्टेप भी लेने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके पास इतने जंगल नहीं है और भी जितनी भी परेशानी है। तो आज की जैसी दिक्कत में लगता है कि हमसे तो अच्छे फ़ायदे में इस टाइम, अच्छे रिलीफ में चाइना है। तो उसे इतना सोचना नहीं पड़ता है, इतना मारामारी नहीं है एलपीजी और सीएनजी के लिए। उसमें काफ़ी गाड़ियाँ, अपनी अधिकतर गाड़ियाँ तो क्या बैटरी पे चलानी शुरू कर दी। तो जब वो गाड़ियाँ बैटरी से चला सकता है, तो अपनी किचन और पेंट्री भी वो बैटरी से चला सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे चाइना के लिए यूएसए जो है आज से काम नहीं कर रहा, काफ़ी पहले से काम कर रहा है। क्योंकि जो पहले चाइना का दबदबा था अपना माल बेचने में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो लगभग 30 साल से ज़्यादा तो यूएनओ को और यूएस को चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लेना पड़ता था। किस लिए कि उसके पास आबादी इतनी है, उसका माल इतना सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, उतनी चीज़ें अमेरिका खुद बना नहीं सकता, तो उसको, और सस्ती भी चाहिए चीज़, तो हर चीज़ की वजह से उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना पड़ता था, ठीक है ना। तो इसलिए भी उसके भाव बढ़ते गए चाइना के। फिर दूसरी बार ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने टैरिफ की धमकी दे दे करके उसको और अवेयर कर दिया कि भाई ये मेरे लिए दुष्ट प्राणी है, ये कब मेरे को ऐसे कर देगा, वैसा कर देगा, टांग देगा, मेरे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे दिक्कत आ जाएगी। तो उसने अपनी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। उसने हर संकट के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी कि ऐसा हुआ तो इससे कैसे बचूंगा, वैसा हुआ तो मैं इससे कैसे बचूंगा। तो उसने कितने 8 साल पहले वो तैयारियां शुरू कर दी, अच्छी तरह फ़ायदे में। लेकिन यहाँ क्या, इंडिया में तो बात वही है
आग लगने पे पानी का इंतज़ाम करा जाता है, पहले से नहीं किया जाता। तो आप लोगों के क्या विचार हैं जो अभी वर्तमान संकट चल रहा है एलपीजी की शॉर्टेज का, सीएनजी की शॉर्टेज का? आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, तो आपने क्या क्या सोचा है उस सबसे बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए, या और भी कई चीज़ें हैं? मुझे तो सबसे बढ़िया ऐसा ये लगता है कि अभी जब तक चल रहा है मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, जब तक चल रहा है, अटैक चल रहे हैं जब तक, तो अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं। शहर में आने जाने के लिए साइकिल का यूज़ करना, है ना। बस मुझे ये लगता है कि एलपीजी से जब से एलपीजी से भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली है कोयले में। कोयला हमारे देश में है भी काफ़ी, लेकिन उसकी माइनिंग इतनी नहीं है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है और जगह से मंगाना पड़ता है, यूरेनियम बाहर से मंगाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा बिजली हमें ट्रेन चलाने के लिए चाहिए होती है। तो एलपीजी अगर नहीं भी हो तो भी और चीज़ें मिल जाएंगी, आदमी उससे कुछ भला भी होगा कि आदमी कम खाना शुरू कर देगा, 4 टाइम वाला खाने वाला 2 टाइम खाएगा, तो कुछ फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर ट्रेन चलाने के लिए बिजली नहीं बनी, बिजली बनाने के लिए कोयला नहीं मिला, कोयला अगर विदेश से नहीं आया उतना, तो बिजली की शॉर्टेज, और फिर गर्मी का मौसम, और जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसकी होने वाली है। एलपीजी की शॉर्टेज का तो कुछ सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता है कम्युनिटी किचन वगैरह की तरह, है ना, कि हम, सरकार ये भी कर सकती है कि हम किसी को सिलेंडर नहीं देंगे, ठीक है। सरकार किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एनजीओ को, या किसी भी डिपार्टमेंट को ये काम दे सकती है कि भाई सारे सिलेंडर जितने भी आएंगे वो वहाँ पे काम आएंगे, उस इंस्टीट्यूशन के काम आएंगे, वो रोटी बनाएगा और सबको खिलाएगा, ठीक है ना। जैसी भी होगी सबको खानी पड़ेगी। सिलेंडर किसी को नहीं दिया जाएगा, ना किसी होटल वाले को, ना ढाबे वाले को, ना डोमेस्टिक, ना कमर्शियल, किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो इसका सॉल्यूशन तो ये नहीं कर सकता है। लेकिन अगर देश में बिजली नहीं बनी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, इंसान को बिजली बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार को अभी से स्टेप लेना चाहिए कि लोग अपने एसी बंद करो, कूलर बंद करो, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट और अप्लाइंसेस लगाओ, है ना। सही कहा ना हमने, ये ज़रूरी चीज़ है। प्रेस बंद करो, एसी, कूलर, मिक्सी, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, करना चाहिए। आप लोग अगर गैस नहीं मिल रही है तो इंडक्शन कुकर पे शिफ्ट हो गए, भाई वो बिजली तो खा रहा है ना, उसका खर्चा उससे भी ज़्यादा है, एलपीजी से भी ज़्यादा। भाई गवर्नमेंट आपको फ्री वाली बिजली दे रही है तो अभी कितनी दे रही है, उससे काम नहीं चलेगा। और जबकि बिजली बचाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो बिजली बचेगी वो रेलवे के काम आएगी। अगर रेलवे ठप हो गई तो कंडीशन वही वाली आ जानी है जो कोरोना वाले टाइम में थी, है ना। और रेलवे ठप हो गई तो आपके पास में तो सिलेंडर पहुंच रहा है, न तेल पहुंच रहा है, न केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो रेलवे को चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उसको माल ढोना है, चाहे आदमी को ढोना है। और इसी तरह और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं।